Hello everyone. So now moving to the next part, that is specification of decision making powers. कि हम बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर्स को हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कौन बनाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अ गवर्न. एक कॉन्स्टिट्यूशन एक जैसे आप जानते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की एक बॉडी है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे एक स्टेट को चलाया जाएगा, कैसे नहीं. अब हम कहेंगे कि इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, तो ठीक है, फंडामेंटल रूल्स हैं क्या वैसे ये, और उनको क्या है जो फंडामेंटल बनाता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन जाए, उससे पहले एक और क्वेश्चन आता है कि क्या होने चाहिए लॉज जो एक सोसाइटी को गवर्न करने, क्या लॉज हमें चाहिए सोसाइटी में, कौन से लॉज हमें चाहिए. लेकिन उससे पहले अब हम कहेंगे कि ठीक है कौन से लॉज चाहिए. अब इसमें सबके अलग अलग राय हो सकते हैं. आप हो सकता है कि फॉर एग्जांपल रूल एक्स आपको चाहिए बट किसी और को रूल वाई चाहिए. तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि किसके रूल को प्रेफरेंस हमें देनी है, किसके लॉ के हिसाब से चलना है. हो सकता है आपको लगता हो कि आपका जो रूल एक्स आपने है वो सोचा है वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा वेलफेयर में है. बट लेकिन अगर दूसरे वाले भी यही सोचते हो कि उनका वाई रूल बहुत अच्छा है, तो इस तरह से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसका रूल को हम प्रेफरेंस दे सकते हैं और किसका रूल बेस्ट होगा. तो इस डिस्प्यूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि किसका लॉ बढ़िया है या कौन सा लॉ बेहतर है, उससे ये पहले भी और हमें ये डिसाइड करना होगा कि लॉ बनाएगा कौन. क्योंकि हम सबके लॉ को नहीं मान सकते. प्रेफरेंस हम देने के लिए हम इसलिए यहाँ पे चुनना होगा कि हमें किसके लॉ को मानना है, कौन लॉ बनाएगा. तो इसके लिए इसका आंसर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए आंसर हमें प्रोवाइड करता है. ये बताता है कि बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी, किसके पास कितनी कितनी पावर रहेगी और कौन से पावर किसके अधीन आती है. ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई की हुई है. ये डिसाइड करता है कि कौन से लॉज बनेंगे और कौन बनाएगा. कौन मतलब लॉ बनाएगा किसके वेलफेयर में. अब हम देखिए प्रिंसिपल में, तो एक क्वेश्चन जो है कि कौन बनाएगा लॉ, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स में आंसर किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ की एक मतलब राजा है, तो ऑब्वियस होता है उस मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में एक राजा ही डिसाइड, मोनार्क विल डिसाइड. अगर जहाँ पे जो राजा का अगर कोई राज चल रहा है तो वहाँ पे डिसाइड करने का हक वो राजा के पास होता है. इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन वन सिंगल पार्टी वॉज गिवन द पावर टू डिसाइड. अब कुछ पुराने कॉन्स्टिट्यूशन लाइक कि ओल्ड सोवियत यूनियन जहाँ पे एक पार्टी को अधिकार दिया गया था कि वही पावर डिसाइड कर सकती है. लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस जहाँ ब्रॉडली हम डेमोक्रेटिक, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम ओवरऑल कहें तो पीपल डिसाइड करते हैं. जैसे मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क करता है. ओल्ड सोवियत यूनियन में हमने देखा कि एक ही पार्टी को अधिकार दिया गया था. तो वहाँ जैसे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में वहाँ ब्रॉडली स्पीकिंग पीपल डिसाइड करती है. अब आप सोचिए कि पीपल कैसे डिसाइड करती है. तो पीपल डायरेक्ट नहीं डिसाइड करते, बट आप जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो वही आगे चल के लॉ बनाती है एक तरह से. तो इसलिए आप पीपल ही, क्योंकि आप जानते हैं डेमोक्रेसी होता ही है फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल. तो क्योंकि ये पीपल का ही लॉ है तो सब कुछ लोगों द्वारा ही, जनता दल ही द्वारा चुन के जाता है. कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जब जाते हैं पार्लियामेंट में तो चुन के ही जाते हैं. इसीलिए एक तरह से ये पीपल का ही आपका ये है, डिसीजन मेकिंग पावर है जो पीपल के हाथ में आता है. अब ये हम देखें कि लेकिन अब ये पता चले कि पीपल भी अब कैसे डिसाइड करें, कोई लोग जनता भी कैसे डिसाइड करे कि हमें किसको चुनना है. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, बट एक बार आप ये पैरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा. तो हम ये पहले डिसाइड करते हैं कि लॉ बनने से पहले कौन लॉ को बनाएगा, वो डिसाइड हमें करना है पहले बहुत ज़्यादा जरूरी. और वो लॉ को भी बनाएगा कौन, ये सब डिसीजन अलग अलग है. अब वहाँ कौन सा किस देश में कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उस पर डिपेंड करता है. अब जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं पीपल द्वारा, तो वो चुनता है. अब यहाँ पे कि लोग जनता कैसे डिसाइड करे, तो क्या ज़रूरी है कि लॉ, क्या एक लॉ में भी क्या लॉ ऐसा बनना चाहिए जो जिस पे सबकी सहमति हो. क्या हम कोई ऐसा लॉ बनाएंगे जिसको हम पूछ के कि सबका हाँ आपका सहमति है तो ठीक है हम लॉ बना रहे हैं, मतलब सबका सहमति होना ज़रूरी है क्या. क्या हम डायरेक्टली हर मैटर पे वोट कराएं, मतलब कोई भी अगर मैटर, जैसे हमें कोई भी बिल पास कराना है, कोई भी लॉ लागू करना है, तो क्या हमें डायरेक्ट सारे लोगों से वोट कराना चाहिए डायरेक्ट जैसे एंशिएंट ग्रीक्स करते थे. या हमें प्रेफरेंस अपना दिखाना चाहिए कि भाई इलेक्टेड हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, वही प्रेफरेंस हम दिखाते हैं कि भाई हम इंटरेस्टेड है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव वो काम लॉ बना सकता है जो हम चाहते हैं. तो अलग अलग तरीके हैं. लेकिन ये हम कहना थोड़ा अलग हो सकता है कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं वही जाके पार्लियामेंट में लॉ बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर जगह स्पेसिफाई किया है कि पार्लियामेंट ही लॉज और पॉलिसीज़ बना सकती है. पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉज एंड पॉलिसीज़ बना सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. और उसके लिए पार्लियामेंट को भी ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है पर्टिकुलर मैनर में. और ऑब्वियसली तो पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनका भी सही तरीके से चुनाव होकर आना ज़रूरी है पीपल द्वारा. तो एक तरह से पीपल के ही द्वारा डिसाइड किया जा रहा है क्योंकि पीपल द्वारा वो चुन के आए और वो लॉ बनाएंगे पार्लियामेंट में.
अब हम जाने कि इससे पहले कि बिफोर आइडेंटिफाई व्हाट द लॉ इन एनी गिवन सोसाइटी इज़, अब हम इससे पहले बनाए कि क्या लॉ होगा एक सोसाइटी में, पहले हमें ये, अभी जैसे हमने बताया कि ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किसके पास वो अथॉरिटी, किसके पास ये पावर है कि वो ला सकता है लॉ। हम अगर चाहते हैं कि कोई लॉ बने तो हम डायरेक्ट जाके नहीं बना सकते, हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। अगर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉ ला सकता है, लॉ लगा सकता है, जारी लागू कर सकता है, तो एक ऐसा लॉ भी होना चाहिए जो उसके बेस्टोज दिस अथॉरिटी ऑन पार्लियामेंट, जो उसको पूरा कर सके। पहली पोजीशन, दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला हमने फंक्शन किया था, उस फंक्शन में हमने कहा था कि एक बेसिक गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करनी है जिससे एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन बने रहे लोगों के बीच में, अमंग द मेम्बर्स। इट इज़ एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट्स गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो पहला द सेकेंड फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। सेकेंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का कि स्पेसिफाई करता है कि किसके पास है पावर, किसके पास है पावर कि वो लॉ बना सकता है, डिसीजन ले सकता है सोसाइटी में। सबके पास पावर नहीं हो सकता, आप चाहे अगर ऐसे तो आप तुरंत नहीं कर सकते, ना मैं चाहूँ तो कर सकते। इस एक लॉ होता है, उसमें आप स्पेसिफाई किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव जो चुन के आया इस तरह से, जो पार्लियामेंट चुन के आया, वो पावर उसके पास है डिसाइड बनाने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, वही डिसाइड करता है कि एक सरकार कैसे बनेगी। तो ओवरऑल ये हम कह सकते हैं सेकंड फंक्शन में हम जानते हैं कि ये समझते हैं कि किसके पास सेकंड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताना कि स्पेसिफाई करना, बताना कि किसके पास पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है, किसके पास पावर है कि लॉ बना सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगा, सरकार कैसे बनेगी। तो रिवाइज करें तो पहले हम कह सकते हैं कि पहला जो फंक्शन है वो है कि बेसिक सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना, ताकि बेसिक जो मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो सके अमंग मेंबर। और दूसरा है कि स्पेसिफाई करना कि कौन पावर बना सकता है लॉ, कौन डिसीजन ले सकता है, और गवर्नमेंट कैसी बनती है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करती है।